नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले सेशन में हम लोग कर रहे थे, हमने सिग्निफिकेंट नंबर किया था और आज हम थोड़ा एक थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी थ्योरी जो हमारे जानने के लिए भी आवश्यक है और केमिस्ट्री की शुरुआत शायद होती वहीं से है। उस थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था, मतलब डाल्टन ने अपनी जो बातें मैटर को परिभाषित करने के लिए बताई, मैटर को डिस्क्राइब किया अपने इस थ्योरी के माध्यम से। उस थ्योरी को हम यहाँ पर समझेंगे। क्या बताया, उनके क्या पोस्टुलेट्स हैं और फिर उनकी क्या लिमिटेशन है, इस पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहली बात करते हैं, इन्होंने जो बात बताई हम सब लोग पढ़े हैं इस बात को, बस एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ इस माध्यम से। डाल्टन ने क्या बताया कि जो मैटर है वो वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे एटम कहते हैं। क्या? मैटर कंसिस्ट्स ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particle called matter। सॉरी, पार्टिकल्स, बस यहीं तक कर लेते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। दूसरा, जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो वो आपस में सेम एलिमेंट के या फिर डिफर एलिमेंट के आपस में रिएक्ट करते हैं कि जिससे कंपाउंड का निर्माण हो सके। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन in fixed ratio to form compounds। रेशियो एक होल नंबर हो सकती है, और जैसे 1:1, 1:2, 3:2, इस तरह से रेशियो हो सकती है जिसमें एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तीसरी बात, ये जो एटम्स हैं वो कंबाइन करेंगे फिक्स्ड रेशियो में या डिफर रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं, और जिससे कि एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकें। जैसे कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन to form CO and CO2। अब CO में इसका जो रेशियो है वो 1:1 है, CO2 में इसका रेशियो 1:2 है। यहाँ पर 1 पार्ट ऑफ कार्बन है इस कंपाउंड में और 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो इनका रेशियो, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ इस रेशियो में कंबाइन हो रहा है। सल्फर combines with oxygen to form SO2 and SO3, इस तरह से। तो ये कंबाइन करते हैं आपस में जिससे कि एक से ज़्यादा एटम बना सकें। इनका जो कंपाउंड इनका बन रहा है। अगली बात, जो एटम होता है, एटम्स
neither can be created nor destroyed बट मतलब जो एटम है उनको ना तो बनाया जा सकता है ना तो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन दीज कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड, इनको रीऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है। जो एटम्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है। अब अगली बात जो हमारी है एटम्स मैटर से संबंधित डाल्टन के द्वारा जो बताई गई है, उसमें अगली बात क्या है कि जो एटम होते हैं वो माइन्यूट पार्टिकल हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बट फ्रैक्शंस ऑफ एटम डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का ये एटम, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट इनका जो फ्रैक्शंस होगा, मतलब अगर हम एटम को और डिवाइड कर दें, अब एटम का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास मैटर है, मतलब कोई भी पदार्थ है, हमने उसको तोड़ना शुरू किया 2 टुकड़ों में, फिर 2 टुकड़ों को, फिर उनको 2 टुकड़ों में, फिर ऐसे टुकड़े करते करते चले गए, तो एक ऐसी अवस्था आ गई, एक ऐसी स्टेट आई, फिर उसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते वहाँ पर। तो वो कंडीशन में एटम की है, और एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मैटर का, तो ये केवल केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, और इसका जो फ्रैक्शंस होगा, इसके अदर टुकड़े जो करे जाएंगे, तो फिर वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हमने ये समझा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमको ध्यान रखने हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ध्यान रखनी है, लेकिन डाल्टन ने मैटर पर पूरी बात जो करी है उसकी भी आगे आलोचना हुई, ये समझ सकते हो, या इसमें भी कमियां निकाली गई। तो उन्हीं कमियों को इनकी लिमिटेशन में बदल दिया गया, यानी इनकी लिमिट्स क्या है ये हम देखते हैं। अगर हम इसके बाद तो लिमिट्स में हम कैसे लिमिट्स देखेंगे, लिमिट्स हमको ध्यान रखना भी ज़रूरी है, तो इसको हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, उन्होंने केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब किया कि जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के, वो कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, और जो एटम्स होते हैं उनको ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ये सारी बात डाल्टन ने बताई, लेकिन डाल्टन ने केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को तो बताया, लेकिन बाई मास बताया, बाई गैसियस वॉल्यूम इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये इनकी लिमिटेशन है, या ये इनकी कमी है। मतलब बात तो बताई, सही बात बताई, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। दूसरी बात, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में कैसे उनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। अगर सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के सेम एटम हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका साइज, उनका शेप, उनके मास एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, डिफर एलिमेंट के एटम मास और साइज में आइडेंटिकल क्यों नहीं होते, ये बात ये नहीं बता पाए डाल्टन।
एटम आपस में रिएक्ट करके, आपस में मिल करके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, फिर ये बड़े बड़े पदार्थ क्यों बनाते हैं, ये बात डाल्टन ने नहीं बताई। अगली बात, इन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे कोई भी मैटर है, मैटर को अगर हम देखें और अंदर इसमें हम ऑब्जर्व करें तो हमको मॉलिक्यूल दिखेगा, मॉलिक्यूल को और ज़्यादा ऑब्जर्व करें तो हमें एटम दिखेंगे। मतलब कोई भी पदार्थ बनता है तो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं अपनी वैलेंसी के हिसाब से। तो जो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल बाइंडिंग होती है, वो केमिकल बाइंडिंग किस तरह होती है और क्यों होती है, ये बात भी इन्होंने नहीं बताई। तो इस तरह से ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और इसकी लिमिटेशन क्या है, ये बात हमने आप लोगों को समझाई। आप लोग इसको देखिए, बिल्कुल करिए। अब यहाँ पर कुछ टर्म जैसे हमने अंग्रेजी में ही लिखे हैं आज के वीडियो में, तो आप वैसे तो इनसे लगभग परिचित ही हैं। और लिमिटेशंस का मतलब सीमाएं होता है, सीमाएं जहाँ तक ये लागू होती है बस। और फिर ये मैटर यानी द्रव्य सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।